योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने पहुंच जा रहे हैं। आपको ये सब डर नहीं सताता है? क्यों, मैं कहीं चोर हूँ या मैंने कोई घोटाला किया है या मैंने क्या अपने जमीर को गिरवी रख दिया क्या, या मैं परशुराम का फरसा उठा के अपने लोगों की गर्दन कटवाने काम कर रहा हूँ? मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, एक गरीब परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से, और मेरे पास सिद्धांत है। मेरे पिताजी ने मुझे चरित्र दिया। मैं ओपन तौर पर कह रहा हूँ, इस देश का ब्राह्मण और ठाकुर, इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, वो किसी बहुजन समाज के व्यक्ति को नेता मान के उसको वोट देगा तो ये आपकी गलतफहमी, मेरी नहीं है। कोई नेता नहीं मानेंगे। अगर वो हमारे दल में आएंगे तो अपने कामों का हल कराएंगे, और हम उनके दल में रहेंगे तो उनके मजदूर बन के रहेंगे, उनकी गुलामी करेंगे। देखो, वो लोग जानते हैं उनकी पार्टी के लोग किनका वोट लेके किनका काम करेंगे, और हमारे लोग वोट हमारे लोगों का लेते हैं और काम उनका करते हैं। उनका एक आदमी भी होता है तो अपने सारे मुद्दे हल करवा लेता है। और मैं रिजर्व सीट से चुन के नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ, सदन में सत्य है, लेकिन जाऊंगा जिसने उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया, ऐसे मुख्यमंत्री को बात करवा दीजिए। आप बात करवा देंगे और बहन जी को आदेश कर देंगे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उनके सम्मान में जो मुझसे आदेश कर देंगे तो मैं उसके लिए आज भी बड़ी बात है। मैं जवान दे रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है। तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको बंद कमरे में कह दिया। हमने उनको राजनीतिक शक्ति से वो दम दिया था कि अगर वो धाड़ देती तो बीजेपी के ये जो आज शेर बने घूम रहे हैं तो ये पिल्ले बन के घुस जाते घरों में। लेकिन तकलीफ तो होती है। जिस तरह से हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हुए, वो चुप्पी थाम के बैठे, और उन्होंने पूरी बागडोर सतीश चंद्र मिश्रा जी के हाथ में दे दी। इसी व्यवस्था से इन्हीं लोगों से तो निकाल के मान्यवर काशीराम साहब हमें लाए थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। गूंगी बहरी राजनीति के इस दौर में चंद्रशेखर आजाद संघर्ष का दूसरा नाम बन चुका है। संघर्ष का आलम ये कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी आपने। इतना धैर्य, इतना साहस लाते कहां से? साहस महापुरुषों का संघर्ष होता है। मैं मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूं, तो वो देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के खिलाफ चुनाव लड़े। और मैं आपको बस याद दिला दूं कि अर्जुन सिंह जी के खिलाफ बाबू सुखलाल कुशवाहा जी उनको हरा दिए। तो ये लोकतंत्र है, डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया है, तो कोई भी हार सकता है। और अब जब चुनाव है तो ऐसे तानाशाह के खिलाफ है जिसने पिछले 5 साल, अगर उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हमारे लोगों को खून के आंसू रुलाए, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के बच्चों पे, दलित वर्ग के बच्चों पे जब 69 शिक्षक भर्ती हुई, पहले पेपर लीक कराया, फिर घोटाला, 20,000 जो पद खा गए, और न्याय मांगने पे मेरी बहनों के ऊपर लाठियां भांजी, उनके हाथ तोड़ दिए। ऐसे आदमी को मैं आसानी से वॉक ओवर दे के सदन में जाने दूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैंने तो बहुत दिन पहले नीरज भाई घोषणा की थी कि जहां से लड़ेंगे सीट चयन कर लें। यही तो बहादुरी है कि सीट वो चयन करें। अब देखो, ये वो भी जानते हैं, भले ही मिनिस्ट्री मीडिया ना बताए कि वो आए थे अयोध्या, उनकी समझ में आया कि यहाँ हरा के हरा देगा। वो आए मथुरा, उनको पता लगा कि यहाँ आके हरा देगा, तो वापस सेफ जोन में चले गए। तो कहीं चले जाएं, वहाँ भी बहुजन समाज का वोट बहुत है और वहाँ भी हरा के भेजेंगे, आप देखते जाए। मैं कॉर्पोरेट का रिपोर्टर नहीं हूँ, माना जाता है कि जनता की बात करता हूँ, तो जनता के जो सवाल आए हैं वो भी आपसे करूंगा। गोरखपुर आप माहौल बनाने के लिए गए हैं या जीतने गए हैं, और कैसे जीते? देखिए, मैं हारने के लिए तो कोई काम करता ही। हम तो एक बात मानते हैं, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो हम तो पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं और जीते हैं। क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में हम नहीं जीते हैं? कि 6800 वैकेंसी इनको रिलीज करनी पड़ी। और ये भी सच है कि इससे ज्यादा घोटालेबाजी क्या होगी सरकार की, कि इनको ये पहले तो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कोई घोटाला नहीं हुआ, फिर वो सीटें क्यों रिलीज की? तो जहां मुकदमा दर्ज होकर जेल भेजना चाहिए था, विपक्ष इस काम को करता तो कहाँ हुआ? विपक्ष तो हंस रहा था जब बहन बेटियों पे लाठियां चल रही थी, विपक्ष हंस रहा था। उन्होंने 1 साल से ज्यादा का समय बच्चों ने बिताया। तो मैं समझता हूं सरकार की विफलता इतनी है, अगर आप जमीनी पे जाके बताएंगे तो जनता उनके विरोध में खड़ी है। तो मैं माहौल बनाने के लिए नहीं, मैं तो जीतने के लिए गया हूं। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि बहुजन समाज को इस देश पर, पहले इस प्रदेश में और फिर इस देश में शासक बनाना है। तो वो जीत के ही होगा, हार के तो नहीं हो सकता है। हारते तो हम लंबे समय से आए, हम तो जयचंदों से भी हारे। लेकिन अब हारने का दौर गया, अब जीतने का दौर है। 21वीं सदी हमारी, डॉक्टर अंबेडकर कह के गए थे और हम उस पर खड़े। जीतने का गणित थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, मैं समझता हूं उस सीट पे कम से कम 85% शूद्रों का वोट है।
नहीं, मैं आप ये आइडिया लगा लीजिए कि वहाँ का ब्राह्मण और ठाकुर मुझे किसी कारणों से वोट नहीं देगा। वो खुद को प्रोग्रेसिव कहता है कि हम प्रोग्रेसिव तबका हैं, हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते, लेकिन वो नेता की जाति देख के वोट देगा। लेकिन उसके बाद जो है, जो शूद्रों में हमारे कायस्थ भाई हैं, जो बनिए भाई हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट की जाति है, जो माइनॉरिटी का, उसका वोट, उसका नेता कौन है? तो उनका नेता भी चंद्रशेखर आजाद है। तो सीधा सीधा चुनाव है, 1 लाख वोट पे वो है, 1 लाख भी पूरे नहीं, 60,000 पे, और बाकी जो है 3,50,000 पे मैं खड़ा हूँ। तो चुनाव जीतेंगे। और अब जाके जब मेहनत होगी तो आप देख लेना। देखो, बहादुरों का सम्मान होता है, और हमने 5 साल में विपक्ष को लड़ना सिखाया कि लड़ा कैसे जाता है। और अब बात राजनीति की आई तो हमने उसमें भी जो है ना कदम उठाया कि सेफ जोन से नहीं खेलेंगे, सेफ साइड से नहीं खेलेंगे, अटैक करके खेलेंगे। और इस सरकार को काशीराम साहब ने हमें अटैक करना सिखाया, बीपी मंडल साहब ने हमें अटैक करना सिखाया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और जननायक कपूर ठाकर ने हमें अटैक करना सिखाया। और उन्होंने बताया कि हम अगर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। तो जीत हार का फैसला तो मेहनत करेगी, अभी तो लड़ना है। इस दौर में शायद ही कोई ऐसा बहुजन नेता होगा जो अपने मुंह से कह रहा है कि ठाकुर और ब्राह्मण हमें वोट नहीं देंगे। इसका मतलब आपको वोट चाहिए ही नहीं क्या? नहीं, मैं क्या समझता हूँ, हमने तो सबको बनाया भाई, जिनके पास वोट होगा उनका राज होगा। इस नारे के बाद भी अगर यहाँ से ब्राह्मण और ठाकुर MP MLA बनते हैं तो किसके वोट से बनते हैं? उनका तो वोट ही 3 या 5%, 10% है, तो हमारे वोट से बनते हैं ना। तो हमने सबको बनाया, लेकिन इस देश में जातिवादी मानसिकता है, तो वो कर्म की वजह से सम्मान नहीं देंगे, वो जाति की वजह से सम्मान देंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वहाँ का ठाकुर और पंडित जातिवाद की वजह से मुझे वोट ना दे दें, बाकी सब लोग जो शूद्र हैं और मेरे परिवार के लोग हैं वो मुझे वोट देंगे, और वो मुझे चुनाव लड़ने के लिए धन भी देंगे। उन्हीं की आर्थिक मदद से मैं मुख्यमंत्री को वहीं हरा के दिखाऊंगा। आपने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया, आप तो सवर्णों में भी बंटवारा करने में लगे हैं, और बहुजन आप कह रहे हैं कि हमारा ही है। देखिए, मुझे तो सामाजिक न्याय की परिभाषा पता है। अगर आप वास्तविकता में देखेंगे, ये अपर कास्ट में, स्वर्ण जाति में, ये ब्राह्मण और ठाकुर, ये लोग ये कहते रहते हैं रोज सोशल मीडिया पर, तमाम जगह पे, कि पिछड़ों में ये जाति अधिकार खा गई है, आरक्षण का लाभ लेगी, दलितों में ये जाति आरक्षण का लाभ लेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वर्णों के नाम पे कब तक बनिए और कायस्थ ठगे जाते रहेंगे? एक दौर था लाल बहादुर शास्त्री जी का, और आज क्या है? आज प्रमुख सचिव बनने के समय जब वो मुख्य सचिव बनने के, तो कहां से लाके डेपुटेशन पे कहां से लाके उनके ऊपर थोपा जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप आकलन करके देखें, समीक्षा कराएं, तो बनिए और कायस्थ जो शूद्र हैं, उनके हिस्से में स्वर्ण होने के नाते सिर्फ और सिर्फ जो है वो धोखा किया ब्राह्मण और ठाकुरों ने, बाकी उनके हिस्से में कुछ नहीं आया है। और हमें पूरा भरोसा है कि सताए गए लोग अपने हकों के लिए अपने भाई का साथ देंगे, और आप देखना चुनाव परिणाम देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी का तो मैं कहूँ 10,000 वोट है। अगर वो ऐसे भी लड़ेंगे तो भी मुझसे 60,000 से हार रहे हैं, अगर जाति पे लड़ेंगे तो भी हार जाएंगे, अगर काम पे लड़ेंगे तो आप देख लीजिए पिछले 6 साल में कोई ऐसा दिन नहीं जो मैंने आंदोलन में नहीं बिताया। तो अब तो मैं अपने लोगों से अपनी हिस्सेदारी मांगने जा रहा हूँ कि भाई मुझे राजनीतिक शक्ति चाहिए, और मैं रिजर्व सीट से चुन के नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ सदन में सत्य है, लेकिन जाऊंगा जिसने उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया, ऐसे मुख्यमंत्री को हरा। ऐसे समय में जब बहुजन नेताओं से मैं तमाम सारे सवालों के जवाब मांगना चाहता हूँ, तो वो ED का डर, CBI का डर, इनकम टैक्स का डर, तमाम सारे डरों की बात करते हैं, और आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने पहुंच जा रहे हैं। आपको ये सब डर नहीं सताता है? क्यों, मैं कहीं चोर हूँ या मैंने कोई घोटाला किया है, या मैंने क्या अपने जमीर को गिरवी रख दिया क्या, या मैं परशुराम का फरसा उठा के अपने लोगों की गर्दन कटवाने काम कर रहा हूँ क्या? नहीं नीरज भाई, मैं एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा हूँ, एक गरीब परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से, और मेरे पास सिद्धांत है। मेरे पिताजी ने मुझे चरित्र दिया है, उस चरित्र के दम पे मैं ईमानदारी से काम करके आज अपनी पहचान बना पाया। मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा नाम नहीं। क्या आप तभी मुझे मजबूत दावेदार मानते, या ये प्रदेश मुझे तभी मजबूत दावेदार मानता जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री होते या मेरी बुआ मुख्यमंत्री होती? मैं आज यहाँ जो कुछ हूँ वो बहुजन समाज के लोगों की मदद से, उनके संघर्ष से हूँ, और मैं अपनी हैसियत जानता हूँ कि मैं कितना भी काम कर लूँ तो भी मैं अपने समाज का नेता बना रहूंगा। ये इस देश की जाति व्यवस्था है, लेकिन हमने तय किया कि इस व्यवस्था को अब डायनामाइट लगा के उड़ा देना। अखिलेश जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि एक फोन आया, उठ के चले गए, उस फोन को वो साजिश करार दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि नेशनल जनमत के दर्शकों को ये क्लियर हो कि वो कौन से फोन की बात थी। देखिए, मैं जमान दे के पीछे तो नहीं हटता हूँ, मैंने जीवन में सीखा नहीं है, क्योंकि मुझे अभी
जितनी उम्र है मेरी इतने साल राजनीति कर ली। मुझे इस देश में बहुजन समाज का प्राइम मिनिस्टर भी बनाना है। हाँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, बनाना है, लोगों को बनना है। नहीं बनाना है। बनने की लड़ाई तो सब लोग लड़ रहे हैं। हमने तो उनको भी कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप बड़े भाई हैं, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर वो किसी बात को कह रहे हैं तो मुझे सत्य बताने में कोई परहेज नहीं। जब मैं उनसे मिलने गया, मैंने अपनी बात रखी और मैंने सरेंडर करके कहा कि आप जो तय कर दें उसी पे आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमें किसी भी हालत में बीजेपी को रोकना है। तो उन्होंने मुझसे कहा आप लड़ जाओ, आप विधायक बन जाओ, आपको मंत्री बना देंगे। तो मैंने कहा कि प्रस्ताव तो कुछ और था, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ साथियों को और कंसिडर कर लें, जिससे कि जैसे आपने दूसरे लोग साथियों को जो है सम्मान दिया है, तो हमें भी एक सामाजिक सम्मान मिल जाए। ये समाज भी आपको वोट देना चाहता है बीजेपी को रोकने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा। फिर मैंने भीम आर्मी के जो हमारे लीडर्स हैं, क्योंकि हमारी माँ है भीम आर्मी, आज हम जो कुछ यहाँ तक पहचान बना पाए वो भीम आर्मी की बदौलत है। तो मैंने जब प्रस्ताव में चेंज हुआ, प्रस्ताव तो कहाँ से चल के आया, डबल डिजिट से, और वो फिर आके सिंगल डिजिट में भी और 2 तक चला गया, जिसकी बात मैंने जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने जिक्र किया। भाई परिवार में अगर कोई झगड़ा भी हो गया तो मैंने अपनी बात कही, मैंने जो है उसका जिक्र नहीं किया कि हमने उसको किस तरह तोला। तो मैंने उनको बताया कि प्रस्ताव में ये चेंज है, अब इनका प्रस्ताव ये है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप विधायक और मंत्री बनना चाहते हैं तो आप बताएं, आपको वीटो पावर देते हैं। तो मैंने कहा कि लड़ाई सामाजिक न्याय देता, हिस्सेदारी और समानता, और मैं गिरवी रख के कोई काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर भी चलते मैंने उनसे कहा कि आप भाई हैं बड़े, आप सोच लीजिए, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए जिससे कि गठबंधन बन जाए। फिर मैंने उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, मेरे पास रिकॉर्ड में। मैंने उनसे कहा कि ये इस सहमति के साथ में हम लोग खड़े हो जाएंगे। तो उस पर जब कोई जवाब नहीं आया, तब मुझे बात कहनी पड़ी और मैंने पीसी करके एक समय दिया कि इतने समय तक मैं इंतजार करूंगा। तो जो मैं आरोप वो जानबूझ के मेरे ऊपर लगाना चाहते हैं और साबित करना चाहते हैं, उसकी सच्चाई तो ये है कि मुझे उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ ना, मैं ये भी जानता हूं कि अगर किसी कारण भारतीय जनता पार्टी आती है भाई, अमीर दलित और पिछड़े की जान बच जाएगी। लेकिन जमीन पे जो गरीब अति पिछड़ा दलित है ना, जिसके तन पे कपड़े नहीं और जिसके सर पे छत नहीं और जिसके पेट में रोटी नहीं, जिसके बच्चों पढ़ने के लिए जो है फीस के पैसे नहीं, बैग नहीं, कोई संसाधन नहीं, उसको ये भारतीय जनता पार्टी उसके अधिकारों को छीन के उसको इस प्रदेश में गुलाम बना देगी, जैसे इस देश में व्यवस्था वो चला रही है। तो इसलिए मैं सब कुछ समर्पित करके मैंने अंत ये कह दिया नीरज भाई कि जब वो आरोप लगाने जैसी बात कर रहे हैं, वो कह रहे चंद्रशेखर सीटों का लालच आ गया, तो मैंने कहा कि अगर वो सहसम्मान ही कहेंगे कि बड़ा वो मेरा छोटा भाई है और आके बीजेपी को हराने मदद करे, मैं एक सीट नहीं दूंगा, तो मैं तब भी चला जाऊंगा। ये स्वाभिमान की बात। इसी जगह पर मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ताकि लोगों को क्लियर रहे। जब ये सारे प्रस्तावों की बात हो रही थी, मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता, क्या वास्तव में लोग कहते हैं कि उस समय चंद्रशेखर घमंड में थे, दम्भ में थे? क्या अखिलेश यादव की तरफ से बात बिगड़ने के बाद किसी ने भी आपसे कोशिश की कि आपसे संपर्क करें? मुझे जो जानकारी है, आपकी तरफ से प्रस्ताव गए, उस तरफ से नहीं आए, क्या सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो जिसका समाज रोज, जिसकी बहन बेटियों के साथ रोज हत्या है, बलात्कार होता हो, जिसके समाज के युवा वर्ग का अधिकार जो है ना वो छीन लिया जा रहा हो, जो आज भी बेबसी की जिंदगी जी रहा हो समाज, उसमें उसके लिए लड़ने वाला चंद्रशेखर कितना घमंड करेगा? अगर मैं घमंड करता तो उनके दरवाजे क्यों जाता? आपको पता नहीं उससे एक दिन पहले क्या हुआ था कि मैं गया और वो कहीं चले गए, तो मैं उनके घर के सामने से लौट के आया। उसके बाद मैं क्यों गया वहाँ? बेइज्जत होने के लिए? नहीं, मुझे कोई घमंड नहीं था। मैं तो समर्पित हूँ इस आंदोलन के नाम, और विधायक और एमपी बनना होता तो नीरज भाई 2017 और 19 में विकल्प खुले थे। मतलब सम्मान देने वाली बात अगर उस तरफ से प्रस्ताव आता तो स्वीकार हो जाता। 19 में भी मैंने चिल्ला कहा कि बीजेपी बहुत ताकतवर है, इसको रोकने के लिए सपा बसपा एकजुट हो जाए, वरना हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तभी गठबंधन हुआ। पूरे प्रदेश में मैंने इनके प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार किया, और एक उपचुनाव में भी जब कैरा नाम हुआ तो बहन जी ने भी साथ नहीं दिया। मैंने अपनी जान की परवाह न करते, जब सरकार ने मुझे कह दिया कि दोबारा राशुका लगा, फिर भी मैंने इनके प्रत्याशी को वोट डलवाने का काम किया। तो आप मुझसे घमंड की बात कर रहे हैं? आगे उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं। मैंने कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे ओपी राजभर जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, और उनके जो विधानसभा दल के नेता है राम गोविंद, उनके घर तो मैं स्वतः गया और उनको कह के, अध्यक्ष जी आप भी बड़े भाई हैं, जिस
प्रक्रिया को संभाल के इसको तैयार करा लीजिए। मैं इस गठबंधन में रह के पूरे खुद व्यक्तिगत विधायक ना बनने की इच्छा न रखते हुए 403 विधानसभा पर जाकर बीजेपी को हराने के लिए अपने समाज के लोगों से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना। इस बार हमें उनको कहीं से भी मौका नहीं देना। तो आप इसे मेरा घमंड कहें या मेरा दर्द कहें, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और मैं तो तय करके कह चुका कि मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ अब इस लड़ाई को और मजबूत करने का, लेकिन किसी और की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। मुझे इस बात की तकलीफ और वो जिंदगी भर रही। एक आरोप और, आपने बहन जी से यानी कि मायावती से कोशिश क्यों नहीं की गठबंधन करने? देखिए, मेरे लिए जैसे अखिलेश भैया जो है सम्मानित है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जैसे मैं बहन जी का भी सम्मान करता हूँ। हमेशा वो जब तक वो जिएंगी मेरे लिए सम्मानित रहेंगी। कभी आपने मेरे मुंह से एक लफ्ज उनके खिलाफ नहीं सुना। मेरी लड़ाई उनकी नीतियों के खिलाफ थी कि वो जब जिस तरह से हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हुए वो चुप्पी थाम के बैठे और उन्होंने पूरी बागडोर सतीश चंद्र मिश्रा जी के हाथ में दे दी। इसी व्यवस्था से इन्हीं लोगों से तो निकाल के माननीय काशीराम साहब हमें लाए थे कि अगर यही हमारे दलों से पोषण ले लेके नेता बनेंगे और यही मंचों पे हमारे नेता रहेंगे तो हमारा व्यक्ति नेता कब बनेगा। तो मैंने बहुत प्रयास किए, खूब पत्र लिखे, फोन किए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है फोन में, जो मैं कर सकता था मैंने सब किया। अंत मैंने मीडिया के सामने भी कहा कि अगर मुझसे गठबंधन के बारे में पूछा जाएगा तो मेरी पहली प्रायोरिटी माननीय बहन जी रहेगी। मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ, संघर्ष किया है, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो लड़ना नहीं चाहती और मैं अपने लोगों को मरते हुए देख नहीं सकता, उनके अधिकार छीनते देख नहीं सकता। किसका मन नहीं होता विधायक एमपी बनने का? कौन विधायक की कुर्सी पर लात मारता है? कौन मंत्री पद पर लात मारता है? इन सब चीजों की परवाह न करते हुए मैंने ये तय किया कि किसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी रुक जाए। तो मैंने उनसे भी बड़ा प्रयास किया और मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, आपका कोई चैनल हो तो आप बात करवा दीजिए। आप बात करवा देंगे और बहन जी को आदेश कर देंगे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उनके सम्मान में जो मुझसे आदेश कर दें तो मैं उसके लिए आज भी सारी बड़ी बात मैं जबान दे रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने आपको बंद कमरे में कह दिया हो। इसको आज के बाद जो है ना समाज के लोग सुनेंगे, बहुजन समाज के। अगर वो चाहती तो आज बहुजन समाज की हालात नहीं होती। हमने उनको राजनीतिक शक्ति से वो दम दिया था कि अगर वो दहाड़ देती तो बीजेपी के ये जो आज शेर बने घूम रहे हैं तो ये पिल्ले बन के घुस जाते घरों में। लेकिन तकलीफ तो होती है कि जिनको हमने ताकत दी उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने चाबी सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में दे दी। आज मंच पे मिलेंगे सतीश चंद्र मिश्रा, उनकी पत्नी, उनके बेटे। तो खैर मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। उनका काम है हमारे दलों में घुस के उस दलों पे कब्जा कर लेना, और ये पहले से आया, ये उनका नेचर है। लेकिन मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि मैं बहन जी का पहले भी सम्मान करता था और आगे भी करता रहूंगा। मुझे मीडिया के लोगों ने खूब लड़ाने की कोशिश की कि मैं उनके खिलाफ बोलूं। जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूं तो उनके खिलाफ कैसे बोल सकता हूं? तो जब मैं जिस बात को मेरा जमीर गवाही देता हूं वो काम मैं कभी नहीं करता। तो लेकिन वो लड़ना नहीं चाहती और मैं अपने लोगों को मरते नहीं देख सकता। मेरा दर्द। बहुजन राजनीति करने वाले लोग शुरुआत में बहुत बढ़िया रहते हैं, सारे मुद्दों की बातें और ये तमाम सारी चीजें। आगे बढ़ते बढ़ते उनके मन में ये क्यों आ जाता है कि बिना सवर्ण लॉबी के हम सफल नहीं हो सकते? वर्तमान में इसी तरह की नहीं, आता नहीं है, बिठाया जाता है। आपके आसपास एक दो लोग सेट किए जाते हैं जो इस बात को कहते हैं कि नहीं आप इस चरित्र के मत बनिए, आप इस चरित्र के मत बनिए, आप इस चरित्र के मत बनिए। देखो, वो लोग जानते हैं उनकी पार्टी के लोग किनका वोट लेके किनका काम करना है। और हमारे लोग वोट हमारे लोगों का लेते हैं और काम उनका करते हैं। उनका एक आदमी भी होता है तो अपने सारे मुद्दे हल करवा लेता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ और मेरी इच्छा भी है, जिन नेताओं को अवसर मिलने पे कुछ उन्होंने काम नहीं किया तो वो क्या आगे कर देंगे? अजमाए को क्यों अजमाए लोग? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा। जब हमारा मैनिफेस्टो है ना, उसको लेके हमारे लोग जाएंगे जमीन पे, गाँव में बताने के लिए कि हम क्या क्या करने वाले। जिसकी इतनी संख्या भरी उसको इतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, सब लोग आगे बढ़े। और हमारे मोर्चे में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की कोई जाति ऐसी नहीं जो ना हो, सब। लेकिन उनके साथ न्याय हो, ये चरित्र होना चाहिए कि आप सत्ता मिलने पे तानाशाना हो जाए। जो लोग आज ना मिल पा रहे हैं वो कल मुख्यमंत्री बनने के बाद घुस जाएंगे क्रिकेट में। छोड़ दीजिए नीरज भाई, दूर से हमारे यहाँ कहावत है, दूर के ढोल सुहावने। तो कितनी सीटों पे लड़ेंगे? नहीं, मोर्चा पूरे 403 सीटों पर लड़ेगा। हाँ, मोर्चा पूरे 4। देखो, इतनी राजनीति जान पाए, छल कपट की राजनीति नहीं करते, किसी को धोखा देने की राजनीति नहीं, इतनी राजनीति जान पाए कि इस देश में जब तक विचारधारा पर आधारित लोग सदन में नहीं जाएंगे और उनकी सरकार नहीं बनेगी तब तक विचारधारा पर आधारित काम होगा ही। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में
फिर से ज्ञान शुरू हो गया है कि लड़के बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप और मैं बिल्कुल जानते हैं कि बीजेपी का यही काम है और यही उनका चाल। जिनका कम वोट है वो सत्ता में आने के लिए कोई तो साजिश षड्यंत्र करेंगे। भाई उनका वोट तो इतना नहीं कि वो सत्ता में आ जाए उस वोट के दम पे। अगर आज आपको ये लगता हो, मैं ओपन तौर पे कह रहा हूँ कि इस देश का ब्राह्मण और ठाकुर, इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, वो किसी बहुजन समाज के व्यक्ति को नेता मान के उसको वोट देगा, तो ये आपकी गलतफहमी, मेरी नहीं है। मुझे तो पता है कि उनको पता है कि वो अपने व्यक्ति को नेता मान लेंगे, लेकिन हमारे व्यक्ति को कभी नेता नहीं मानेंगे। अगर वो हमारे दल में आएंगे तो अपने कामों का हल कराएंगे और हम उनके दल में रहेंगे तो उनके मजदूर बन के रहेंगे, उनकी गुलामी करेंगे। तो जितना जल्दी इस देश के, प्रदेश के और देश के बहुजन समाज के लोग जान जाए उतना बेहतर है। लेकिन सच ये है, मैं तो कह रहा हूं कि भैया बता दें। मैं उनका सम्मान करता हूं कि आप पिछड़ों को 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण दिला देंगे। क्या SC ST OBC के लोगों को प्रमोशन एवं रिजर्वेशन दिला देंगे? क्या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? 84 में से 83 एक जात के। तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन तकलीफ तो बहुत है। फिर भी सोचा था कि इस बार कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ये कुछ नया है, लेकिन सर मुंडवाते ओले पड़े। अब आंखें खुल चुकी हैं, अब अपना काम कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग मेरा संघर्ष जानते हैं, मुझे विश्वास है। अब उनको ये तय करना है उनको नेता कैसा चाहिए, लड़ने वाला या ट्विटर। आप विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। विकल्प हम हैं, जो लड़ेगा वही तो विकल्प बनेगा। भाई रास्ता वही, मंजिल वही तो पे तो पहुंचेगा जो रास्ता तय करेगा। जो घर से निकला ही नहीं वो रास्ता क्या तय करेगा? उनको ये तय करना है कि चुनाव के बाद जो लोग उनके बीच में कभी आएंगे नहीं उनको वोट देना है, ये जो चुनाव से पहले 5 साल उनके बीच में रह के लड़ा उनको वोट देना है, या उनको ये भी तय करना है कि अगर इनको वोट दे के और ये मुंह से लेवे नेता इनको आगे बढ़ाना है, तो फिर चाहे आपकी बहनों के रेप हो, हत्याएं हो, आपके अधिकार छिन जाए, आपके घर जलाए जाए, आपकी जमीन दबा ली जाए, या आपको मूंछ रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे इज्जत किया जाए, तो फिर उसके लिए समाज को तैयार होना पड़ा। अगर हमारा एक एक आदमी को वोट मिला और हमारा एक व्यक्ति, चलिए मैं छोड़े नीचे की बात करता हूँ, वैसे तो हम सरकार बनाएंगे, हमें भरोसा है, क्योंकि हमने काम किया, जनता में वोट देगी। हमने जो है ना, जो को कमाया मेहनत से कमाया। हम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो हम उसको तो हम जीतेंगे, उसको हम हारेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी सदी है। ये महामना रामसु वर्मा जी की सदी है, इसको हम लोग नहीं हारेंगे। ये तो अर्जक संघ का समय चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हमारा एक भी अम्बेडकरवादी विधानसभा में जाएगा तो उसके सामने 100 विधायक भी जो है ना वो सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमारी बुनियाद है माननीय साहब श्री काशीराम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हमारी बुनियाद है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। हमारी बुनियाद है पेरियर साहब, हमारी बुनियाद है पेरियर लल्लई यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, ये हमारी बुनियाद है। हमारी बुनियाद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हम एजुकेशन की महत्ता को समझते हैं, तो फ्री से काम नहीं चलेगा। बुनियादी काम करना पड़ेगा कि हमारे लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना जागरूक हो, उनका टूटा हुआ विश्वास जागे कि बहुजन समाज के लोग अपने दम पे सत्ता बना सकते हैं। जिनका वोट है उनका राज आए, तब जाके उत्तर प्रदेश और देश खुशहाल। मौजूदा राजनीति के दौर में चंद्रशेखर आजाद ही एकमात्र नाम है जो राजनीतिक की तरह नहीं बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह, बहुजन योद्धा की तरह बात करते हैं और बेबाक तरीके से बात रखते हैं। देखना जनता को है, समझना जनता को है कि उसको लड़ने वाले लोग चाहिए या खोखली भाषणबाजी करने वाले। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और नारों में तो जय भीम, फुल जोहार, जय मंडल, और टूटेगा कमंडल और जीतेगा मंडल। और अगला समय जो है वो मंडल राजनीति का होगा, बहुजन समाज के लोग शासक बनेंगे। धन्यवाद।